जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपने अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम से पहले इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इस वीडियो के 100 सवालों को तैयार करना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि साथियों अगर आप इन सवालों को तैयार करके चले जाते हैं तो माना जाएगा कि जो आपका जीके जीएस का बेस है ना वो मजबूत हो चुका है। तो साथियों ये आपके जीके जीएस को मजबूत बनाने के लिए क्लास तैयार की गई है। इन सभी चुनिंदा प्रश्नों को आपके लिए तैयार किया गया है। तो अगर आप साथियों इन जीएस के 100 सवालों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहां से तकरीबन 7 से 8 सवाल आपको आपकी शिफ्ट में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को साथियों एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक तैयार कीजिएगा। देखिए पहला सवाल है बहुत टॉप लेवल का कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं संसद जो है ना, हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक साथियों लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मैं कहूंगा संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। नहीं है तो आपके सही जवाब का यानी कि सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है साथियों, तो यह आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो बरगद जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज की अगर बात करें साथियों किन्हें कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संस्कृत एक नाटक है जिसका नाम है नागानंद। तो इस नाटक की साथियों रचना किसके द्वारा की गई? इस नाटक की रचना की अगर बात करें हर्षवर्धन के द्वारा की गई। मैं कहूंगा बिल्कुल इसकी रचना साथियों हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किसके शासनकाल में हेनस्वांग भारत आया था? मुझे बताइए, यानी कि किसके शासनकाल में आया था? तो हेनस्वांग की अगर बात करें साथियों तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साखी, सबद, रमैनी ये किस ग्रंथ के भाग हैं? तो ये सवाल आपसे साथियों अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में और इस बार भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो साखी, सबद, रमैनी ये साथियों बीजक जो कि ग्रंथ है इसके ही भाग है। उसके बाद देखिए किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किसने साथियों सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए। देखिए अगर कहीं भी साथियों आपसे पूछ लिया जाए सिविल सर्विसेज शब्द कहीं भी आ जाए तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस लगा देना है। क्या आपको लगा देना है साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस लगा देना है, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो जो पहली इन्होंने गोली चलाई थी साथियों वो कहां पर चलाई थी बताइए? तो इन्होंने बैरकपुर में चलाई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए साथियों मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब राजा राममोहन राय है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि नए भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, बिल्कुल साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो यह राजा राममोहन राय आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए हड़प नीति साथियों किसने लागू की थी? तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा साथियों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों अगर बात करें देखिए अगर आप वाकई में और 100% एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए 2 तरह की पीडीएफ तैयार की गई। कौन कौन सी साथियों? पहली पीडीएफ जो होगी उसमें आपको साथियों 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। इस मॉडल पेपर की अगर बात करें साथियों एक मॉडल पेपर की बात करें इसमें जीएस के सबसे पहले 25 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के 20 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन के साथियों ये 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर इनको और उसके अलावा साथियों जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी भी
पीडीएफ आपके लिए साथियों बनवा दी गई, वन लाइनर प्रकार से। क्या वन लाइनर प्रकार से साथियों क्वेश्चंस आपके तैयार करवाए गए हैं, और यहां मॉडल पेपर में भी साथियों क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका आंसर होगा, फिर क्वेश्चन होगा, नीचे उसका आंसर होगा, ऐसी मैथ का क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों ये पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके साथियों स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो एग्जाम से पहले पहले अगर आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि 70% पेपर आपका यहीं से साथियों फंसेगा। चलिए खैर, अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो, जिनको कव्वाली का पिता कहा जाता है या भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, बिल्कुल। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि फिरोज शाह तुगलक का एक अहम योगदान था कुतुब मीनार के निर्माण में, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था साथियों कुतुब मीनार के निर्माण में, और इल्तुतमिश का भी योगदान था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। अब नहीं था तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो किसके काल में हुआ था साथियों? शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कालिंदी पूछा जा रहा है कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? क्या गंगा नदी को कालिंदी कहते? नहीं। भागीरथी नदी को कालिंदी कहते? नहीं साथियों, मैं कहूंगा यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, मुझे बताइए? तो भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें साथियों, भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? आपको देखिए 4 कथन यहां पर दिए गए, एग्जाम में भी साथियों ऐसे 4 कथन आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हो, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। उसके अलावा लिखा हुआ है राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते? नहीं। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की? नहीं, ये भी नहीं साथियों। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते? ये भी नहीं साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो किनकी बात चल रही है साथियों? कि आपका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भारत के महान्यायवादी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको बताना है कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में साथियों 22 सदस्य होते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं, मुझे बताइए। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के तो 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो 15 7 किस ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में है, और यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग की अगर बात करें साथियों 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? मैं कहूंगा सरकारिया आयोग की संस्तुति पर किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? तो कितने साथियों स्थापित किए गए थे, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा।
तो कितने स्थापित किए गए थे? 5 स्थापित किए गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में अनवरत योजना की अवधि 1978 से 80 थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो अगर बात करें साथियों इनमें से कौन सा शामिल है, देखिए गरीबी में कमी 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित जो भी जिसके 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो जो समावेशी विकास सम्मिलित थे, इनमें से कौन कौन से वो समावेशी विकास थे? तो गरीबी में कमी एक तरीके से थी, रोजगार के अवसरों का एक तरीके से साथियों विस्तार के, देखिए गरीबी में कमी हुई थी, बिल्कुल हुई थी। रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ था, मैं कहूंगा बिल्कुल हुआ था। पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण हुआ था। लैंगिक असमानता में कमी हुई थी, ये भी हुई थी साथियों। ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको बता देना है। उसके बाद देखिए, सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया, मुझे बताइए। यह सैकड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? तो 1987 में ही ट्राइफेड की बनाया साथियों भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी, दूसरी, पांचवी या पहली? तो मैं कहूंगा पांचवी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया था, किसने किया था साथियों? एकवर्त समिति ने किया था। ये एकवर्त समिति लिखा हुआ है, तो एकवर्त समिति आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि इनमें से किस वस्तु या सेवा कर पर जीएसटी लागू नहीं है? तो किस पर साथियों जीएसटी लागू नहीं है? मैं कहूंगा शराब पर नहीं लागू है। नहीं लागू है तो ये आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर है। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों कब लागू किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा 1994 में ही पहली बार सेवा कर भारत में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए, इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है बताइए। तो इनमें से साथियों प्रत्यक्ष कर कौन सा है? मैं कहूंगा आयकर जो है ना, आयकर, यही साथियों प्रत्यक्ष कर है। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बिना कहे आप लोग वीडियो को, हर एक वीडियो को साथियों लाइक कर दिया करिए। अगर आप चाहते हैं साथियों कि आप आने वाले समय में जो आपका पेपर है उसमें आप जीत हासिल करें, उसमें एग्जाम आपका क्रैक हो जाए, तो मेरी सभी वीडियोस को आपको वॉच करना है, क्योंकि धीरे धीरे मैं सब कुछ कंप्लीट करवा देना हूं साथियों। और एग्जाम, जब आपका एग्जाम होगा साथियों तो पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो चुकेगी, और ये समझ लीजिए बहुत शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए भारत में सीमांत जोत का जो आकार होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्या होता है साथियों? 1 हेक्टेयर से कम होता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, तो साथियों कब हुआ था? आप लोग ध्यान रखेंगे 1985 में हुआ था। आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो क्या कहा जाता है साथियों? खरीफ की फसल कहा जाता है। सही जवाब आपका सी हो जाता है। वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी इसमें से कौन सी है? तो अगर यह सवाल पूछा जाए तो नेफेड आपको साथियों बतला देना। क्या नेफेड आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो कौन सा संगठन साथियों अनुमोदित करता है? आप लोग का आंसर जो जाएगा वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के साथ जाएगा। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये आंसर आपका जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा पीएमएफबीवाई योजना जो है ये योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। उसके बाद देखिए, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है बताइए। अगर बात करें देखिए प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है तो 0 हर्ट्ज होती है। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
बताइए आंसर आपका बी के साथ। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रभाव को मापा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल कठिन लगे या साथियों कोई सवाल आपको ना आता हो तो ये समझ लीजिए वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार तरीके से इन सभी सवालों को आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो साथियों कब होता है, स्विच बंद होने पर होता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए साथियों 50 सवाल हो चुके हैं और आपके पूरे अभी 50 सवाल बाकी है, तो इन 50 सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कवर करेंगे। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें, कहा गया है कि किस अधातु में विद्युत प्रभावित होती है, तो मैं कहूंगा ग्रेफाइट में विद्युत प्रभावित होती है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों पोटेंशियल, क्या साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर जो लोग का भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली होती है। देखिए सवाल आपके यही आएंगे, तो आपको इन सभी सवालों को साथियों मैं कहूंगा तैयार कर लेना है। कौन सी धातु, तो चांदी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। अगला सवाल है, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, तो किसकी बात चल रही है, विटामिन ए की बात चल रही है। यानी कि अगर हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो विटामिन ए का आहार हमें लेते रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्या, अच्छा टमाटर में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर में साथियों विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है मुझे बताइए, तो अगर बात करते हैं साथियों पोटेशियम, ये पोटेशियम ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है। अगला सवाल देखिए, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर है, तो केन्या में है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ वोम जीसस ये किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये गोवा में स्थित है। कहां पर है साथियों, ये गोवा में स्थित है। 19 नवंबर इनमें से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अगर बात करते हैं विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस साथियों 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से किसे मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया को ही मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। सही जवाब आपका भी हो जाता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, तो साथियों कब हुई थी, 2008 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इको मार्क प्रतीक संबंधित है, तो किससे संबंधित है साथियों, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। राइट आंसर आपका होना चाहिए डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रतिहार शासकों में रोहलिद्धि के नाम से किसे जाना जाता था, तो साथियों किसे जाना जाता था, मैं कहूंगा हरिश्चंद्र को जाना जाता था रोहलिद्धि के नाम से। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो धर्मपाल ने ही किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों कश्मीर की रानी थी, ठीक है ना। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर, तो कश्मीर पर 980 से 1003 तक शासन किया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, तो साथियों ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी। कहां की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, ये साथियों सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे, तो साथियों किस वंश से जुड़े हुए थे ये आपको मालूम होना चाहिए, परमार वंश से जुड़े हुए थे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है, तो ये साथियों क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या बताना है साथियों कि क्या है, ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है साथियों, ये एक खगोलीय वेधशाला है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एक तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मोहम्मद बिन कासिम की बात चल रही है, क्योंकि अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला
सफल आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी, तो अरबों ने सिंध पर जो है ना ये 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, तो साथियों किसका शासन था, दाहिर का शासन था। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे बताइए। साथियों देखिए मैं आपके लिए एक ऐसी भी क्लास लाता हूं जिसमें जीएस के प्लस करंट अफेयर के आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा साथियों इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं, पूरे के पूरे इंग्लिश के भी कितने साथियों 25 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आप अपने एग्जाम तक इस क्लास को देख लेते, इस पूरे मॉडल पेपर को डेली देख लेते हैं, तो आपका कंप्लीट साथियों रिवीजन होता रहेगा, कंप्लीट रिवीजन भी होता रहेगा, और आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैथ रीजनिंग में जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। वो हर एक इंग्लिश का क्वेश्चन, वो हर एक जीके जीएस करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका तैयार होता रहेगा जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सिलेक्शन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बात करें साथियों देखिए महमूद गजनवी की, तो इन्होंने 17 बार क्या, इसने 17 बार साथियों भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था साथियों, परमार राजा भोज ने बनवाया था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया, तो किसने साथियों बसाया, मैं कहूंगा विजय सेन ने, मिहिर भोज ने, राज्यपाल ने, महेंद्र भोज ने। तो मिहिर भोज ने बसाया, यानी कि राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो किसकी अगर बात करें साथियों कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण की अगर बात करें किसके द्वारा, चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। खजुराहो मंदिर ये कहां पर स्थित है, यानी कि जो खजुराहो मंदिर है ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो साथियों किसके संबंध में हुआ था, एक तरीके से रॉलेट एक्ट के विरोध में एक तरीके से कहीं ना कहीं हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था, तो कौन संबंधित था साथियों, जनरल डायर संबंधित था। यह आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिए कि असहयोग आंदोलन के जबकि उसकी परीक्षा के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ो, केवल 20 दिन ही बचे थे। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ो जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो साथियों असहयोग आंदोलन के दौरान किसने, ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो किनको साथियों दी गई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका राइट आंसर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। मैं कहूंगा बिल्कुल सीवी रावकर, वासुदेव, प्रफुल्ल चाकी, खुदराम। बिल्कुल आपका राइट आंसर जो जाएगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमे से संबंधित नहीं था, तो कौन कौन संबंधित थे साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, लेकिन सूरसेन नहीं थे। अब नहीं थे साथियों तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में है, तो ये साथियों कहां पर है अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो प्रयागराज आपको बताना है, ये प्रयागराज में ही है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश में ही राजमार्ग की लंबाई साथियों सबसे लंबी है। भारतीय संविधान में
में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? मैं कहूंगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा साथियों कहां पर उत्पन्न हुई थी? अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। कहां पर उत्पन्न हुई थी साथियों? अमेरिका में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अमेरिका आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है? एक तरीके से बताइए। तो अगर बात करें साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आपका राइट आंसर साथियों अमेरिका हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था साथियों? ब्रिटेन में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों ये कहा था। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है साथियों ये अधिकार? तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये जिक्र साथियों किस अनुच्छेद में है? मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 79 में है। ठीक है ना, 79 में है, 79 में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग सिर्फ और राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में होती है। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों साधारण विधेयक के संबंध में होती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि संसद में कितने सत्र होते हैं? तो संसद में साथियों कितने सत्र होते हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी, शीतकालीन सत्र भी, यानी कि ये सभी सत्र होते हैं। उसके बाद देखिए साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो कौन बुलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो अगर बात करते हैं साथियों लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है साथियों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को साथियों हटाया जा सकता है, मुझे बताइए। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से, या सदन के 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के सामान्य बहुमत से। तो आप लोगों को यहां पर साथियों ध्यान रखना है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के पारित प्रस्ताव के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो अगर बात करें साथियों नवनिर्मित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को ही प्रोटेम स्पीकर साथियों नियुक्त किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके साथियों 100 सवाल आप लोगों ने यहां पर देखे। ठीक है ना। तो जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था, अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें से 65 से तकरीबन 70% पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में 10 मॉडल पेपर और पिछले 8 महीने की करंट अफेयर आपको साथियों दी जाएगी। ठीक है ना। तो इस पीडीएफ को साथियों जरूर ले लीजिएगा। अपने एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।